So hi, I'm Vishudit, and in today's video we are going to discuss personnel policy, procedures and principles. So all of these three terms are different. Policy is different from procedure is different from principle. So the series of human resource management is going on this channel. So if you want to understand any other topic from human resource management, then you may just go and check out this playlist. I will put the link of this playlist in the description box below. So let's just start discussing today's topic now, which is first comes the policy. So policy is the plans of action. तो जो भी आपकी कंपनी में, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोर्स ऑफ एक्शन रहेंगे, क्या रहेंगे, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रहेंगे, कोई भी पर्सन जो चाहे वो फिनेंस में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी लेवल पे काम कर सकता है। तो वो जो एक्शन करेगा, जो भी वो काम करेगा, उसके लिए कुछ प्लान्स पहले से बना देना, उनको हमने क्या नाम दिया, पॉलिसी। सो और ब्रॉडर वे में अगर हम इसे समझें तो अ पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट और जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट के रूप में, एक स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करके आपको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग में। कैसे करेगी, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉई मेल फीमेल रेशियो शुड बी 1:1। ये एक पॉलिसी है आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस पॉलिसी के जरिए ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कहना चाह रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेल्स और फीमेल का रेशियो रहेगा वो 1:1 होना चाहिए। इसका मतलब जितने मेल्स होंगे उतने ही फीमेल्स वर्किंग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स मेल्स को ही डाल दिया या फीमेल्स को ही डाल दिया। इट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, जैसे कि आप कुछ स्कूल्स में आपको देखने को भी मिलेगा कि वहाँ बहुत सारी फीमेल्स फीमेल्स ही होती हैं, मेल टीचर आपको देखने को ही नहीं मिलता। तो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन की इस एग्जाम्पल में क्या पॉलिसी है कि एम्प्लॉइज का मेल फीमेल रेशियो शुड बी 1:1। ठीक है, तो अब ये पॉलिसी एग्जैक्टली करेगी क्या, इसने जो भी अब रिक्रूटमेंट में होगा, ठीक है, हूसोएवर इज कंसर्न विद रिक्रूटमेंट और यू कैन से द एचआर, अब उसको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी मुझे हायर करना है लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ मेल्स मेल्स को ही ना प्रेफर कर दूं या फीमेल्स को ही ना प्रेफर कर दूं। ओके, उसको मेल और फीमेल का रेशियो इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है उस पर्सन को, उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है टू हेल्प हिम मेक द डिसीजन। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू इवॉल्व एचआर पॉलिसीज एज दे इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन ट्रीटिंग पीपल। अब ये पॉलिसीज क्या लेकर के आती हैं, कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी। कैसे लेके आएंगी, जैसे सपोज मैंने बात की ट्रांसफर की। मैंने बात की ट्रांसफर की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही अपनी पॉलिसीज फिक्स कर दी हैं ट्रांसफर पे, दैट एवरी एम्प्लॉई आफ्टर 2 years ही विल गेट अ ट्रांसफर। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 years द एम्प्लॉय विल गेट अ ट्रांसफर। तो अब ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉई आके कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ट्रांसफर नहीं मिला, उसको ट्रांसफर मिल गया, या उसको ट्रांसफर मिल गया उसको नहीं मिला। ये सब कंप्लेन्स हट जाएंगी, क्योंकि फिर वहां पर जस्टिस आ जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। पॉलिसी क्या इंश्योर करेंगी, अगर एक स्टैंडर्ड सेट होगा, एक पॉलिसी सेट होगी, तो उसी के बेस पे सब डिसीजंस लिए जाएंगे, उसी के बेस पे सब कोर्स ऑफ एक्शन टेक प्लेस होंगे। तो उससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी आ जाएगी एक्शंस के अंदर। इसके अलावा पॉलिसीज आपका बेंचमार्क क्रिएट करती हैं, वो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती हैं टू कंपेयर एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। ठीक है, फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस होने वाली है, फ्यूचर में जैसा इंप्लॉय परफॉर्म करेंगे, अब उसको हम फर्दर किससे कंपेयर कर सकते हैं, अगर हमें ये पता करना है कि वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या नहीं, वो ठीक है या नहीं, उसको इवेल्युएट करने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं बेंचमार्क से, कि पॉलिसीज हमने क्या सेट की थी, क्या आप अपनी पॉलिसीज पे खरे उतरे हैं, क्या आपने उन पॉलिसीज को ध्यान में रखा है। ठीक है, तो पॉलिसीज एक तरह से आपका एज अ बेंचमार्क भी एक्ट करती हैं। अब हम इसको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है और प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। सो सपोज इफ आई गिव यू अ स्टेटमेंट दैट इट इज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड अ सेफ प्लांट एंड अ हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट। ठीक है, कंपनी की ये इंटेंशन होनी चाहिए, या कंपनी की ये इंटेंशन है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक सेफ प्लांट देगा और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देगा। अब ये आपका पॉलिसी नहीं हो सकता, ये आपका सिर्फ क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। ये आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है टॉप मैनेजमेंट का, कि हम अपने एम्प्लॉयज को सेफ प्लांट प्रोवाइड करेंगे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब ये कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज टू जनरल टू बी ऑफ एनी यूज। अब ये इतना जनरल है कि अगर आप एज एन एम्प्लॉई, सपोज आपको हायर कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सिर्फ इस एक लाइन को पढ़ के आप पता नहीं लगा सकते कि वो एग्जैक्टली करेगी क्या, आपको सेफ प्लांट कैसे देगी, आपको हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के रूप में क्या मिलेगा।
ठीक है, तो ये आपके लिए इट वुड बी ऑफ नो यूज. सो अ पॉलिसी स्टेटमेंट, रादर अ पॉलिसी स्टेटमेंट इज मोर स्पेसिफिक. ठीक है, अब ये तो था आपका एक जनरल स्टेटमेंट जो थी वो आपका हो जाता है प्रिंसिपल. अब उसको हम जब और स्पेसिफिक बना देंगे, ठीक है, जब हम और स्पेसिफिक बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका पॉलिसी. ओके, कैसे? सो इट कमिट्स द मैनेजमेंट टू अ डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन. ये डिमांड करता है मैनेजमेंट से एक डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे कि अब इसकी पॉलिसी अगर हम बात करें तो क्या हो सकती है? सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन सेज नाउ our policy is to institute every practical method for engineering safety into our processes and equipments. तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में प्रोसेस रहेगा या इक्विपमेंट्स जो एम्प्लॉयज यूज करेंगे, हम उसमें प्रॉपर पूरी इंजीनियरिंग या साइंटिफिक सेफ्टी को इम्पार्ट करेंगे. नेक्स्ट इट सेज दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वेयर नेसेसरी. जहां पर भी कोट्स की रिक्वायरमेंट है, एप्रन्स की, मास्क की, जहां पर भी फैक्ट्री में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, जो मशीनरीज यूज हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वट एवर इज नीडेड द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड दैट टू द एम्प्लॉइज. नेक्स्ट इट सेज दैट टू ट्रेन द एम्प्लॉइज इन सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. अगर हमें लगता है कि एम्प्लॉइज को ट्रेन करने की पहले जरूरत है सो दैट वो जब ऑपरेट करें मशीनरीज को तो उनके लिए सेफ रहे, हार्मफुल ना रहे, तो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे. टू विगरसली एनफोर्स एस्टैब्लिश सेफ्टी रूल्स. जो भी गवर्नमेंट ने या जो भी इंडस्ट्री ने सेफ्टी रूल्स एस्टैब्लिश किए हम उनको भी एनफोर्स करेंगे. सो आवर पॉलिसी इज टू प्रोवाइड अ हेल्दी प्लांट बाय गिविंग एडिक्वेट अटेंशन टू क्लीनलीनेस. अब फर्दर ये किन चीजों पे फोकस करेगा? क्लीनलीनेस होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सैनिटेशन पे, टॉयलेट्स, कैंटीन्स, क्रचेस, लाइटिंग कंडीशंस, टेम्परेचर इतना ज़्यादा वार्म ना हो फैक्ट्री के अंदर की जो उनको बैडली अफेक्ट करें उनकी हेल्थ को, एम्प्लॉइज की. तो ये सब क्या है? अब इन सब के थ्रू आपको और अच्छे से स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इज मोर फोकस्ड अबाउट द हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज वेल एज कीपिंग अ सेफ प्लांट टू वर्क फॉर द एम्प्लॉइज. तो ये क्या हो गया कि ये आपकी एक जब मोर जनरल स्टेटमेंट थी तो वो आपका एक प्रिंसिपल था. प्रिंसिपल्स आपके सिंपली यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. ठीक है, उस पर हम अभी हम फर्दर स्लाइड्स में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ पॉलिसी को समझ रहे हैं. तो जब हम इसको मोर स्पेसिफिकली कि कैसे उसको बेसिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो आपके क्या बन जाते हैं? पॉलिसी के पॉइंट्स. अब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती. ये सिर्फ ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि मैं ये सब अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करूंगा. अब बात करते हैं प्रोसीजर की. प्रोसीजर पे बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. अब ये पॉलिसी से भी और स्पेसिफिक हो जाता है. ठीक है, तो जब मैंने स्पेसिफिक की जनरल टू स्पेसिफिक मैंने आपको एक लैडर बताया था, तो पहले आपका आ गया था प्रिंसिपल, उसके बाद आपका आया उससे और ज्यादा स्पेसिफिक क्या है? पॉलिसी है. अब पॉलिसी से और ज्यादा स्पेसिफिक क्या हो जाएंगे? प्रोसीजर्स. ओके, पॉलिसी से और ज्यादा स्पेसिफिक क्या है? प्रोसीजर. सो पॉलिसी डजंट स्पेल आउट द डिटेल्ड प्रोसीजर. ओके, पॉलिसी एक डिटेल्ड प्रोसीजर स्पेल आउट नहीं करती बाय विच इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड. अब पॉलिसी तो आपने बता दिया कि हम ये करेंगे, अब आप उनको इंप्लीमेंट, फर्दर पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? प्रिंसिपल और पॉलिसी के बीच में हम क्या बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी आई. अब पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा वो कौन बताएगा? प्रोसीजर. दैट इज द रोल ऑफ अ procedure. So a procedure is in reality a method for carrying out a policy. की पॉलिसी को कैसे कैरी आउट करना है वो कौन बताएगा? प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिसी में ये बोला कि सो दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स टाइम टू टाइम ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड टू इट्स एम्प्लॉइज. ठीक है, ये उसने इन द पॉलिसी द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेंशन. नाउ प्रोसीजर, व्हाट कैन बी द प्रोसीजर? प्रोसीजर हो सकता है कि प्रोसीजर में अभी ये डिसाइड किया जाएगा ट्रेनिंग स्केड्यूल्स क्या क्या रहेंगे, कब कब ट्रेनिंग होंगी, वो सेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कंसर्न पीपल कौन होंगे जो वो ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉइज को. तो ये सब क्या है कि और डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि उस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे कैरी आउट किया जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर प्रोसीजर. अब हम बात करेंगे अबाउट अ फ्यू स्पेसिफिक पर्सनल पॉलिसीज, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉलिसीज किस किस टाइप की होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई जाती हैं स्पेसिफिकली इन एचआर ओनली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस पॉलिसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन पॉलिसीज, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एचआर पॉलिसीज. ठीक है, तो पर्सनल पॉलिसीज, एचआर पॉलिसीज क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट सपोज इट कैन देयर कैन बी अ पॉलिसी ऑफ हायरिंग पीपल. अब हायरिंग से रिलेटेड क्या पॉलिसी हो सकती है? जैसे रिजर्वेशन पे कुछ पॉलिसीज बना सकती है ऑर्गेनाइजेशन. सेक्स पे मैंने अभी आपको जैसे जेंडर का बताया वो हो सकता है. मैरिटल स्टेटस पे हो सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ अनमैरिड लोगों को ही हायर करते हैं. इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट आपके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें कि हायरिंग से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है. नेक्स्ट आपका आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, उस पर भी पॉलिसीज बनाई जा सकती है. नाउ कंपेंसेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती हैं.
कॉम्पेंसेशन किस टाइप से दिया जाएगा, इंसेंटिव्स के थ्रू दिया जाएगा, फिक्स सैलरी रहेगी, कमीशन रहेगा, क्या रहेगा, आवर्स ऑफ वर्क कितने रहेंगे, ये भी एक पॉलिसी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है एम्प्लॉइज़ के। तो नाउ सपोज इट हैज़ अ पॉलिसी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड वर्किंग आवर्स रखते हैं, वी कीप द वर्किंग आवर्स एज ओनली 8 आवर्स, ठीक है, ताकि एम्प्लॉइज़ को अपने घर के लिए भी टाइम मिल सके, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिल सके। इसी टाइप से ओवर टाइम आप कंपनी में रखना चाहते हैं नहीं, वो भी आप उस पर एक पॉलिसी बना सकते हो। प्रमोशन पे कई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तो पॉलिसी है कि आप 2 साल से पहले ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जा सकते, तो इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। ट्रांसफर, ले ऑफ्स, इस टाइप से काफ़ी मैटर्स हैं। देयर आर न्यूमेरियस मैटर्स एंड एस्पेक्ट्स जिन पे आप पॉलिसीज बनाते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैन बी योर मेडिकल असिस्टेंट पॉलिसीज। मेडिकल असिस्टेंस किस टाइप का हो सकता है, जैसे सिकनेस पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ईएसआई बेनिफिट्स हो गए, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन 3 महीने का मैटरनिटी बेनिफिट देता है अगर प्रेग्नेंट वेमेन है हमारे एम्प्लॉयज़ में, या हम 4 महीने का देते हैं। इस टाइप से अदर कंपनी मेडिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट कैन बी पॉलिसी रिगार्डिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म एंड अलाउंसेज, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सपोज नाइट शिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पर सपोज ट्रांसपोर्ट वो बेटर प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, कैब के थ्रू वो उनको ड्रॉप दे रही है उनके घर तक, तो वो सब क्या है कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। इसी टाइप से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें फ्रीक्वेंसी, मेथड्स, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड भी पॉलिसीज हो सकती हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे, बार्गेन करेंगे, कैसे एक रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आपकी कंपनी प्रमोट करती है या नहीं, ये सब क्या है ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज, ठीक है। आई होप पॉलिसी आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि एचआर पॉलिसी क्या होती है। अब एक लास्ट आ जाता है कि पॉलिसी का सोर्स क्या होता है, ठीक है, डिटरमाइन कैसे करेंगे आप पॉलिसीज को, एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, फ्रेम कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या रहते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका पास्ट प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट में क्या प्रैक्टिसेस रही हैं, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही फ्लेक्सिबल वर्किंग को, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स को सपोर्ट करता हुआ है, तो ये हमारी पास्ट प्रैक्टिस के बेस पे हमने आज की पॉलिसी बनाई हुई है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आज की प्रैक्टिसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइवल कंपनीज में, कॉम्पिटिटर फर्म्स में आपका क्या चल रहा है। अगर मैं सपोज सर्फ मेकिंग कंपनी हूँ, ठीक है, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर बनाती हूँ, तो मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर फर्म्स हैं, राइवल फर्म्स हैं, उनमें क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो क्या रेट्स चल रहे हैं उनके, क्या कुछ उनके इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं, तो इस टाइप से मैं भी पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंग बना सकती हूँ। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड और फिलोसफी ऑफ फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो भी टॉप मैनेजमेंट है या फाउंडर है। अब सपोज एक आप टाटा की कोई कंपनी ले ले, टीसीएस आपने सपोज ले ली, और एक आपने रिलायंस ले ली, तो रिलायंस की जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, कहीं ना कहीं कि जो मुकेश अंबानी सर हैं उनकी फिलोसफी क्या है, उनकी एटीट्यूड्स क्या हैं, उनकी ओपिनियंस क्या है, थिंकिंग पैटर्न उनका क्या है, तो वो जिस तरीके से सोचते हैं, वो जिस तरीके से चीज़ों को अज्यूम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, रिलायंस की पॉलिसीज पर। सिमिलरली टाटा सर, रतन टाटा सर की क्या एटीट्यूड है, क्या फिलोसफी है, उसका किस पे इम्पैक्ट आएगा, टीसीएस की पॉलिसीज पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है कि एटीट्यूड एंड फिलोसफी ऑफ नाउ मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट एज वेल। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज जो कि छोटे लेवल पे बनाई जा रही होती हैं, या उनमें टॉप मैनेजमेंट के पास या तो इतना टाइम नहीं है, या फिर वो उनको इतना इंपॉर्टेंट इनफ नहीं समझते कि टॉप मैनेजमेंट उस पर डिसाइड करेगी, सो दे लीव दीज टाइप्स ऑफ मैटर्स टू मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट हैंड्स, कि आप इन पर डिसाइड कीजिए। तो उनका भी इनफ से होता है, मिडल और लोअर मैनेजमेंट भी अपने लेवल्स पे काफ़ी चीज़ें डिसाइड करते हैं और काफ़ी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। Lastly, your knowledge and experience gained from handling countless personal problems on a day-to-day basis. अब आज मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी बना दी, लेकिन अब आज इस पॉलिसी को बनाने के बाद मुझे कमिंग 3 to 4 years में और से 10 years में मैंने, या सपोज इवन 2 to 3 months में मैंने इतनी ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स को झेला है, उनको फेस किया है, उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरी पॉलिसी में अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उससे आपको जो नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन हो रहा है ना, कि वो पॉलिसी इम्पैक्ट कैसे डाल रही है, उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो कुछ बेटरमेंट लेके आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बेसिस पे, तो उससे भी जो है हम क्या करते हैं, फर्दर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट। तो ये सब आपके बेसिकली क्या थे, सोर्सेज थे जहां से आपकी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। अब लास्टली हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स पे। तो प्रोसीजर और पॉलिसी को हम समझ चुके हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग
द प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, ये आपके फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो एस्टैब्लिश किए जाते हैं थ्रू रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। अब ये आप थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं है, ओके ये आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं है, ये आपके कंप्लीट इंडस्ट्री पे रेगुलेट होते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, या ये आपके सिंपली यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो आपके टाइम टू टाइम जो जो हुआ सोसाइटी में, जो भी हो रहा है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, उस पर फर्दर फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, रिसर्च होती है, फिर ये फाइनली प्रिंसिपल्स निकल करके आते हैं कि ये प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, जैसे कि हर एक एम्प्लॉई के साथ आपको फेयरली डील करना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, टॉर्चर नहीं करना चाहिए एम्प्लॉइज को। तो वो क्या है, प्रिंसिपल है, वो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, इट शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये कैसे निकला है कि पास्ट में जब शोषण हुआ, टॉर्चर्स हुए, इनजस्टिस हुआ, तब ये प्रिंसिपल्स निकल करके आए कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस मस्ट बी देयर इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। I hope you get the point. Now, many personal principles have been established through practice, experience and observation. Now, the same thing again. धीरे धीरे जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर द टाइम प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे इन पर्सनल प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया गया। सो प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स जनरली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जनरली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज ऑन द अदर हैंड वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अब सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था, यह हमने पढ़ा था कि सेफ प्लांट होना चाहिए, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये आपका क्या था, प्रिंसिपल था। तो हर फैक्ट्री में ये कोई भी नहीं कहेगा कि आप अनहेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रखो या वो प्लांट सेफ ना हो, तो ये तो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो प्रिंसिपल तो यही कहता है कि हर फैक्ट्री में होना चाहिए। लेकिन अब इस हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को इंश्योर करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब किया, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब किया, तो ये इसकी पॉलिसीज हैं। तो पॉलिसीज आपकी वो हैं जो वेरी कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट इज, so principles guide managers in formulating policies, programs, procedures, practices. अब ये प्रिंसिपल्स जनरल स्टेटमेंट्स जो है वो दे दिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको मिल गया कि दिस इज प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या फर्दर डिसाइड करेगा, क्या हेल्प करेगा फॉर्मुलेट करने में? अब इससे पॉलिसीज बनेंगी, फिर उससे प्रोसीजर्स बनेंगे, उससे प्रोग्राम्स बनेंगे, प्रैक्टिसेस आएंगी, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। तो बेसिकली प्रिंसिपल इज द मेन, आप सेट और सबसेट की बात करें तो प्रिंसिपल आपका सेट है जहां से सारे सबसेट्स जो हैं फर्दर निकल रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करते हैं मैनेजर्स को इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज, सो सम ऑफ द पर्सनल प्रिंसिपल्स आई हैव मेंशन, जो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, किस किस टाइप के एचआर प्रिंसिपल्स या यू कैन से पर्सनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मतलब आप फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी दें टू एवरी एम्प्लॉय टू रियलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल, ठीक है, जिस भी एम्प्लॉय में जितना भी पोटेंशियल है, आपकी साइड से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको जितना वो डिजर्व कर रहा है, जितना वो कैपेबल है, आप उसको उतना काम नहीं दे रहे, आप उसको उस पोस्ट पे साइन नहीं कर रहे हो। तो आपकी साइड से, ऑर्गेनाइजेशन की साइड से फुल और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर एम्प्लॉय को, हर इंडिविजुअल को, टू रियलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रिंसिपल सेज साइंटिफिक सिलेक्शन, ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि आपने अपना पसंद का बंदा उठा दिया कि हाँ मेरे को फिनेंस हेड यही चाहिए तो मैं इसको लगा देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, रीजंस होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए जिनके बेसिस पे आप राइट पर्सन को सिलेक्ट करें फॉर द राइट जॉब। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्रीली फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर लेवल का बंदा जो है, लोअर पोजीशन पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो टॉप मैनेजमेंट को अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाहे तो उसके पास एक प्रॉपर चैनल ना हो या प्रॉपर वो कम्युनिकेट कर ही ना पाए। तो जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ओपन होने चाहिए और वो एनकरेज करें अपवर्ड कम्युनिकेशन को भी, डाउनवर्ड को, हॉरिजॉन्टल को, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, ठीक है, कलीग्स में भी बहुत अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन, इंटर डिपार्टमेंट्स भी, इंटर डिपार्टमेंट भी, ये सब जो है वो आपके कम्युनिकेशन ओपन होने चाहिए।
नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके, अब हर एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का भी हक होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, बेसिकली कि वो अपना से रख सके वहां पर। नेक्स्ट कम्स योर फेयर रेम्यूनरेशन। अब ऐसा ना हो कि एक बंदा डिजर्व करता है 30,000 बट आप उसको दे रहे हैं 15,000, ठीक है। तो इक्विटेबल और फेयर फेयर वेजेस और सैलरीज जो है वो आप प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव्स। तो अगर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। तो ऐसे नहीं कि कोई लोअर पोजीशन पे है तो आप उसको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, ठीक है। एवरी जॉब एंड एवरी जॉब होल्डर, सबको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। इसी टाइप से आपके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन का भी, कि लेबर और मैनेजमेंट के अंदर कोडियल रिलेशंस हो। टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल आपका आ जाता है। नेशनल प्रोस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस टाइप से ये सब आपके क्या हैं, एचआर प्रिंसिपल्स हैं, पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं। ओके, so I really hope you have got the concept of policies, principles and procedures कि क्या होते हैं तीनों। वन बाय वन मैंने इनको समझा दिया है, और इनको कैसे हम कनेक्ट करके समझते हैं वो भी मैंने आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। So if you found this video informative, you may like this video and you may comment down if you just simply want to appreciate, or if you have any confusion, then you may just comment down. So if you are new to this channel, you may subscribe and press the bell icon for all the upcoming videos related to human resource management and other business subjects. So thank you for watching.